डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स इन मॉडर्न इकोनॉमी। मेन फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स: नंबर 1 द एलोकेशन फंक्शन, नंबर 2 द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नंबर 3 द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन में मुख्तलिफ गुड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और गुड्स प्रोड्यूस करते वक्त मुख्तलिफ रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज़ किए जाते हैं, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाते हैं, इसको कहते हैं एलोकेशन फंक्शन। मिसाल के तौर पर गुड्स दो किस्म की होती हैं, एक हैं प्राइवेट गुड्स और दूसरी हैं पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या हैं? ऐसी गुड्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से प्रोड्यूस की जाती हैं और यकीनन जब कैपिटलिज्म होता है, प्राइस मैकेनिज़्म होता है, मार्केट इकोनॉमी होती है और मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, तो उस वक्त प्रोड्यूसर सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें आम गरीब आदमी की सोशल वेलफेयर पाई जाती है या नहीं पाई जाती, उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती प्रॉफिट ही मैक्सिमम करेगा और वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से प्राइवेट गुड्स में प्रोड्यूसर वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा। जबकि सोशल गुड्स जो हैं ऐसी गुड्स हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर होती है, आवाम की भलाई के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। गवर्नमेंट का ये मकसद नहीं होता कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स पर या फ्री रेट्स पर ये चीज़ें प्रोड्यूस करती है। और इसकी एग्जांपल्स ये हैं, आप ले सकते हैं कि लाइब्रेरीज़, पार्क्स, लेक्स, ऑर्फन एंड ओल्ड एज हाउसेस, नेशनल डिफेंस और स्ट्रीट लाइट्स। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कुछ ऐसी हैं, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूस की जाती हैं और कुछ चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है जिसमें आवाम के लिए वेलफेयर हो और गवर्नमेंट का प्रॉफिट कमाना हरगिज़ मकसद नहीं होता। जबकि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं जिसमें उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ें सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ प्रोडक्शंस में फ़ंड्स को एलोकेट किया जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो वही चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी जिसमें उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लोगों की वेलफेयर मैक्सिमम होगी। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर की जाए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्सेज, स्किल एंड इनहेरिटेड अमाउंट्स। किसी भी शख्स के पास उसके अपने वसाइल कितने हैं, उसके पास स्किल को टेक्निकल नॉलेज कितना है और उसको अपने आबा व अजदाद की तरफ से कितनी दौलत मिली है। अगर उसके अपने वसाइल भी अच्छे हैं, वो कुछ स्किल्ड वर्कर भी है और उसके आबा व अजदाद की तरफ से उसको वो विरासत में भी बहुत ज़्यादा दौलत मिली है, तो यकीनन वो उसके पास दौलत ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसकी ज़्यादा होगी। और
गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इक्वलाइज करती है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज करती है। कैसे इक्वलाइज करती है? गवर्नमेंट रिसोर्स को डाइवर्ट करती है पुअर और डिप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की तरफ। रिसोर्सेज कैन बी डाइवर्टेड टू द पुअर एंड डिप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कोई नेगलेक्टेड होते हैं, वहाँ पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट अपने जितने भी वसाइल हैं वो जो पुअर और डिप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है वहाँ अपने वसाइल डिस्ट्रीब्यूट करती है जी, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ फिस्कल मेजर्स अडॉप्ट करती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स और सेकंड है क्वांटिटी टैक्स। क्वांटिटी टैक्स किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन पर, उसकी क्वांटिटी पर लगाया जाता है, जबकि इनकम टैक्स जो है वो इनकम पर लगाया जाता है। यकीनन जो लोग ज़्यादा रिच होंगे, जिनकी इनकम ज़्यादा होगी, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और जो लोग पुअर होंगे उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। इस तरीके से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से रिसोर्स एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इक्वल की जा सकती है जी। हमारा नंबर 3 टॉपिक है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। थर्ड फंक्शन इज द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन मीन्स टू रिमेन स्टेबल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर तो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल हैं तो यकीनन तमाम के तमाम मामलात ठीक तरीके से होंगे। अगर इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फ्लक्चुएशंस इन बिज़नेस एक्टिविटीज़ रूनुमा हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है, और गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करती है जिससे इकानमी के अंदर पाई जाने वाली इनस्टेबिलिटीज़ को स्टेबल किया जा सकता है, या जितनी भी ये इनस्टेबिलिटीज़ हैं इनको रिमूव किया जा सकता है। इन मेजर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मॉनेटरी मेजर्स, नंबर 2 फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स, इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, और किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक इकानमी में कंट्रोल करने के लिए, फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई पॉलिसी या फेड की तरफ से बनाई गई पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स कहलाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स कहलाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी 2 किस्म की हो सकती है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इकानमी के अंदर या तो इन्फ्लेशन की कंडीशंस हो सकती हैं या डिफ्लेशन की कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इकानमी के अंदर इन्फ्लेशन मौजूद है, प्राइसेस अप हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक की तरफ से जो पॉलिसी बनाई जाती है वो मॉनेटरी मेजर्स या मॉनेटरी पॉलिसी कहलाते हैं। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन स्टेट बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। नंबर 2
लिक्विडिटी रेशो इसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। नंबर 3 रिज़र्व रेशो को भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। नंबर 4 ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए बॉन्ड्स ओपन मार्केट में सेल किए जाएंगे और मार्जिनल लिमिट बिटवीन एसेट वैल्यू एंड लोन वैल्यू इसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये तमाम इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि सेविंग्स जितनी भी हैं लोगों के पास वो बैंकों में डिपॉजिट्स की सूरत में होना शुरू हो जाएंगी और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोन बैंकों से कम लेंगे और नतीजा ये निकलेगा कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अपोजिट टू कंट्रोल डिफ्लेशन, डिस्काउंट रेट डिक्रीज़, लिक्विडिटी रेशो डिक्रीज़, रिज़र्व रेशो डिक्रीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बॉन्ड्स को परचेज़ करना शुरू कर दिया जाएगा और मार्जिनल लिमिट बिटवीन एसेट वैल्यू एंड लोन वैल्यू इसको भी डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। इन इट्स रिज़ल्ट मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से प्राइसेस अप होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थे चंद मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स में टैक्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जी।